Good afternoon, everyone. Today is 29th October, and we are back with the Daily Newspaper Analysis. आज का एनालिसिस थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअली साउंड होना जरूरी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आज के एनालिसिस में वर्ड टू वर्ड पढ़ने के जगह पर जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। दैट वुड बी ऑफ इमेंस हेल्प। ओके, तो फाइव जो आर्टिकल चूज किए हैं, फर्स्ट इज अबाउट एथ सेंट्रल पे कमीशन। ये मतलब इतना ज्यादा लोगों में खुशी लेकर आया है। लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनके फैमिली में पूरी खुशियां दौड़ गई है इसके वजह से। सेकंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग अर्बन प्लानिंग। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज जो इंडिया का नेक्स्ट सेंचुरी पूरा ग्रोथ होगा वो अर्बन सेंटर से एमिनेट होगा। तो उस ग्रोथ इंजन ये अर्बन सेंटर्स को वेल प्लान रखना जरूरी है। थर्ड जो है दैट इज रिगार्डिंग द सिल्वर इकोनॉमी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। Probably for the first time you would be learning about this. So I would urge to stay focused about this particular article. Okay. Then the next article is from the environment ecology, जहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन जो है ISA, वहाँ पे इंडिया हैज अनवेल्ड फ्लैगशिप programs. And the last one is again from the domain of climate change, UNFCCC synthesis report of 2025। इस रिपोर्ट ने पहली बार कुछ पॉजिटिव दिया है। तो आज वाला जो लेक्चर है उसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अगले साल जब आप एग्जाम दोगे तब ये एथ सेंट्रल पे कमीशन जो है वो लागू हो चुका होगा, लागू होने वाला होगा। तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। अर्बन प्लानिंग एंड एजिंग वाला, ये दोनों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एजिंग वाले में सिल्वर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये बाकी के जो दो आर्टिकल है उसमें प्री के स्पेसिफिक बढ़िया क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सो विदाउट एनी without wasting any time, let's get started. But here is our Telegram channel. You can pause the video, scan this QR code, and join the Telegram channel to get access to the infographics and the PDF file of it. So let's get started. Eighth सेंट्रल पे कमीशन। सेंट्रल पे कमीशन क्या होता है ना कि हर 10 साल में, एवरी 10 years, गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एथ पे कमीशन लेकर आता है। हर पे कमीशन लेके आता है। 2016 में सेवेंथ पे कमीशन लागू हुआ था एंड उसके बाद सैलरी बढ़ गई थी। तो अब 2026 से लागू होगा। लेकिन ये न्यूज़ किस बारे में कि सेंटर हैज अप्रूव जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए जाते हैं किसी भी कमीशन को कंस्टिट्यूट करने के बाद उनको अप्रूव कर दिया। इस कमीशन को 18 मंथ्स दिए हुए हैं जिसमें वो अपना रिपोर्ट फॉर्मुलेट करेंगे एंड गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। बीच में अगर वो चाहे तो इंटरिम रिपोर्ट भी दे सकते हैं। बेस्ड ऑन द दिस रिपोर्ट, न्यू सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी डिसाइडेड। सेवेंथ पे कमीशन जो था उसके हिसाब से मिनिमम पे जो था वो 18,000 हुआ करता था। फिर इसमें डियरनेस अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, है ना, ये सब ऐड होकर आ जाता था। तो अब पिछले 10 सालों में जो महंगाई बढ़ी है, लाइफ स्टैंडर्ड जैसे इंप्रूव हुआ है, जिस तरीके से इकोनॉमी डेवलप हुई है, उसका रिप्रेजेंटेशन एथ सेंट्रल पे कमीशन में दिखेगा एंड सैलरी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो हमारी पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ये हर 10 साल बाद आता है। एंड अगर कोई आप ईडीआरई जैसा एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्स पूछा जाता है तो शायद आपको ये पूछा जा सकता है कि इसको, इसके मेंबर्स कौन है। ठीक है, न्यूज़ ये है कि यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द एथ सेंट्रल पे कमीशन which will determine the pay structure and the retirement benefits। अभी अराउंड 50 लाख 50 लाख जो है वो सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है एंड देर आर ऑलमोस्ट 70 लाख पेंशनर्स। इन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। बैकग्राउंड क्या है, जो एट सीपीसी है उसका फॉर्मेशन वाज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन जनवरी 2025।
जनवरी 2025 में उसका अप्रूवल हुआ था और अब जाके फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हो गया है कि इस मेंबर कौन कौन होंगे, क्या क्या हो गए, ठीक है। जो जस्टिस रंजना देसाई है, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। और जो आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर है, प्रोफेसर पलक घोष, वो पार्ट टाइम मेंबर हो गए। और पंकज जैन सर, हु इज करंट पेट्रोलियम सेक्रेटरी, विल बी अ मेंबर सेक्रेटरी। 3 लोगों का ये बॉडी होगा। फिर ये लोग इवेल्युएट करेंगे कि इसका सैलरी का कितना इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे होगा, कितना बर्डन स्टेट गवर्नमेंट पे पड़ेगा, है ना, क्योंकि सैलरी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसका कोएफिशिएंट फैक्टर क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल पिछले सेवेंथ पे कमीशन में वो 2.34 था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार वो 1.96 हो सकता है, या सम आर सेइंग इट कुड बी 2.85 एज वेल, है ना। तो इतना प्रतिशत सैलरी बढ़ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं सिंपल टर्म में मैं बताऊं कि लेट्स से कि अगर ये 2.35 की जगह पे लेट्स से कि जस्ट 2.20 है, तो किसी का सैलरी, बेसिक सैलरी अगर लास्ट पे कमीशन में अगर लेट्स से 20,000 था, तो 2.00 के कोएफिशिएंट के बाद में वो 40,000 हो जाएगा, है ना। तो सम आर एक्सपेक्टिंग वो 2.85 होगा, सम आर सेइंग इट कैन बी 1.96। तो ऑलमोस्ट डबल सैलरी हो सकता है। अब की फीचर्स ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है कि भाई रिकमेंडेशन आपको देने विद इन 18 मंथ्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब आप रिकमेंडेशन दोगे, दोज रिकमेंडेशन मस्ट कंसिडर कि इकोनॉमिक कंडीशंस एंड फिस्कल प्रूडेंस ऑफ द कंट्री। फिर इंश्योर भी करने के एडेक्वेट रिसोर्सेस जो है वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट के लिए भी रखे जाए। सारा पैसा ही सैलरी में और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में चला जाएगा, तो फिर डेवलपमेंट के लिए कहाँ बचेगा। फिर जो अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स है, उनका भी देखना होगा। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना होगा। फिर कंपेरेटिव एमोल्यूमेंट जो है एंड वर्किंग कंडीशन जो है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर में भी इस दोनों का इक्विवेलेंट आपको देना होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई इसने इंश्योर तो कर दिया है कि हर 10 साल में पीरियडिक रैशनलाइजेशन ऑफ पे एंड बेनिफिट जो है वो रहेगा, एंड इट विल बी ऑन पार विद द इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स, ठीक है। अब it impacts not just the central employee but also many state governments. Why? Because which often align their pay scales as per the central pay scale. It balances employee welfare and fiscal sustainability, जो गवर्नेंस का बहुत की चैलेंज होता है। Consider the following statements regarding the eighth central pay commission. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, सिंपल है, और इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट कर देते हो, रॉन्ग स्टेटमेंट को, यू विल रीच टू द कंक्लूडिंग आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल इज रीइमेजिनिंग अर्बन प्लानिंग, ठीक है। इंडिया इज envisioning becoming a 30 ट्रिलियन इकोनॉमी by 2047 अंडर द विकसित भारत इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में सिटीज जो होंगे, दीज आर द सेंट्रल टू द ट्रांसफॉर्मेशन। Why? Because cities or the urban centers are expected to become the growth engine of the economy. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर यही इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर कितना भी डेवलप हो जाए वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर लेगा, लेकिन अभी के सिचुएशन में एग्रीकल्चर का ग्रोथ इंजन बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। सो दैट इज व्हाई द movement of population towards the urban centers will also drive the growth of the economy, and that is why it is important कि जो करंट प्रॉब्लम्स है अर्बन सेंटर्स के, उनको टैकल किया जाए एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करके फ्यूचर प्रूफ स्ट्रेटेजी को लाया जाए। जो करंट अर्बन प्लानिंग फ्रेमवर्क है, दैट रिमेन्स आउटडेटेड बिकॉज इट इज
करंट वाला जो है इट इज ओवरली फोकस्ड ऑन द लैंड यूज रेगुलेशन रादर देन इकोनॉमिक विजन और रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी और फॉर दैट मैटर इवन क्लाइमेट रेजिलियंस। वो सिर्फ लैंड का यूज कैसे होना है उसके ऊपर फोकस्ड है। अब इसमें की इश्यूज एंड एनालिसिस देख लेते हैं। एक, जो सिटीज है वो सेंट्रल है इंडिया के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल जो अदर एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, या जो नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 है, या रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बाय 2030 है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको अचीव करने के लिए सिटीज आर सेंट्रल। जो करंट प्लानिंग अप्रोच है उसकी लिमिटेशंस क्या है? जो करंट प्लानिंग के जो लॉज है वो कॉलोनियल एरा के प्रैक्टिसेस है, मतलब मिड 1800 से, और दे आर प्राइमरली एम्ड एट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड नॉट टुवर्ड्स द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नॉट टुवर्ड द क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मास्टर प्लान्स है वो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बेस्ड है एंड नॉट इकोनॉमिकली ड्रिवन है। एंड हमारे पास नो सिस्टमेटिक लिंक अवेलेबल नहीं है बिटवीन जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लैंड यूज जोनिंग। थर्ड इज, जरूरत है एक अर्बन प्लानिंग में इकोनॉमिक विजन को लेकर आने की। ये सिटीज जो है ना, दीज मस्ट बी डेवलप्ड एज द इकोनॉमिक ग्रोथ हब्स। दिस शुड कम विद अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स। जो प्लानिंग होगी दैट शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एनालिसिस एंड इकोनॉमिक विजन, जॉब प्रोजेक्शंस, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल सेट इवोल्यूशन, इनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। एंड विदाउट सच फ्रेमवर्क जो मास्टर प्लान है वो लॉन्ग टर्म की क्रेडिबिलिटी के साथ नहीं आ पाएगा। अगर लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी चाहिए तो यू विल हैव टू इनकलकेट ऑल दिस एस्पेक्ट्स। फिर जो रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है उसको भी इंटीग्रेट करना होगा अब अर्बन प्लानिंग में। जो प्लानिंग बाउंड्रीज है उनको एक्सपांड करना होगा और जो रीजनल स्पीयर्स है उनको इंटीग्रेट करना होगा। कुछ रिफॉर्म्स चाहिए होंगे जिसमें इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, और जो जो भी उनकी कैपेसिटी है, करंट कैपेबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करें। फिर उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग मेथोडोलॉजीज में चेंज लाने होंगे, कुछ मॉडर्नाइजेशन चाहिए होगा, फिर कुछ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा, क्लाइमेट साइंस, डेटा एनालिटिक्स, स्पेशल प्लानिंग, ये सबको इंक्लूड करना होगा। दिस इज द सेकंड एमसीक्यू। आई वुड highly encourage you to try and solve this MCQ. Once you have solved it, please mention your answers in the comment section so that I can go through them and give you the correct answer. Why am I asking you? Because हर लेक्चर में मैं आंसर दे देता हूँ तो आप एफर्ट नहीं ले रहे हो, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए एफर्ट लो। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द राइज ऑफ द सिल्वर इकोनॉमी। इसमें दो चीजें समझनी है मेंस के पर्सपेक्टिव से। इम्पैक्ट ऑफ एजिंग इंडिया, इसका पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है? जो पॉपुलेशन का एज बढ़ रहा है, एजेड पॉपुलेशन जो इंडिया में बढ़ेगा, उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, इसको अगर आप एनालाइज करते हो तो मेंस में इसका फायदा होगा। और जो सिल्वर इकोनॉमी है, इसको अगर आप समझ लेते हो तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंदर जाने से पहले समझ लेते हैं सिल्वर इकोनॉमी होता क्या है बिफोर वी एंटर दी article. Let's understand what is silver economy. Silver economy refers to the all the activities, especially economic activities or the products associated with the aged population. ठीक है, उसे कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी। अब इसको डिटेल में समझते हैं। अब क्या हो रहा है कि इंडिया इज अंडर गोइंग थ्रू अ मेजर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम अ यंग टू एन एजिंग सोसाइटी। जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60+ ईयर्स का इज प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 100 मिलियन इन 2011 टू 230 मिलियन बाय 2030। मतलब ऑलमोस्ट डबल होने वाला है एंड ट्रिपल हो जाएगा 2050 के आसपास। मीनिंग मेकिंग नियरली 1 in every 7 इंडियंस एज एजेड पॉपुलेशन
बाय 2036। अब ये जो शिफ्ट है ना, ये possess a profound socio-economic, healthcare, and policy challenges, but also opens up the opportunities for the silver economy. ये जो सिल्वर इकोनॉमी ना, ये बहुत क्रिटिकल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सिल्वर इकोनॉमी। डायमेंशंस क्या है? एक तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है ना, जो टीजीपीपी है, एक ग्रुप है, उसके हिसाब से जो एल्डरली पॉपुलेशन है इंडिया का, इट विल बी डबल बाय 2036। तो लासी है 2021, उन्होंने कहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन जो है अभी 12% ऑफ पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, एंड 2050 तक 319 मिलियन, 31 मतलब 32 करोड़ तक लोग एल्डरली पॉपुलेशन में चला जाएगा। चैलेंज और ये मतलब क्या डायमेंशन है, कुछ स्टेट्स ऐसे जैसे केरला है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, वेराज जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है अभी। ठीक है, साथ में एजिंग भी हो रहा है। सेक्स रेशो जो है उसमें एल्डरली पॉपुलेशन में 1065 फीमेल्स आर प्रेजेंट फॉर एवरी 1000 मेल्स। डिपेंडेंसी रेशो क्या है अभी है कि 62 डिपेंडेंट्स है पर 100 वर्किंग एज इंडिविजुअल्स। इसमें ये सेकंड एस्पेक्ट आ जाता है कि ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। एक तो हेल्थ में उनके गेरियाट्रिक डिसीजेस आ जाते हैं, मतलब एज के साथ आने वाले, जैसे कि अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, ये ये फेस करते हैं। या फिर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडेक्वेट होता है, जो रूरल अर्बन है उसमें डिवाइड बहुत ज्यादा है। सेकेंड चैलेंज इज अबाउट इकोनॉमिक, कि उनका पेंशन लिमिटेड कवरेज है, फिर मेडिकल कॉस्ट जो है वो बहुत राइज हो रहा है, फिर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री रही है। सोशल में जो है, वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करती थी, जो बैकबोन हुआ करता था इंडियन सोसाइटी का, जहाँ पे एजेड पॉपुलेशन का ख्याल रखा जाता था, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होने लग गया है। थोड़ा सा एजेड पॉपुलेशन का आइसोलेशन आना लग गया है, दे आर बीइंग निग्लेक्टेड, या कई बार उनका अब्यूज भी हो रहा है। फिर डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी यूज में वो पीछे रह रहे हैं, एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज में वो पीछे रह रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एजड पॉपुलेशन फ्रेंडली अभी तो एटलीस्ट नहीं है, वो करना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं कि एक है सोशल पेंशन, मतलब सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देना। जैसे कि अटल पेंशन योजना है, उसमें देर 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 इज अ पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। लगभग 8.5 करोड़ लोगों को, 8.5 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, मतलब मार्च 2019 में कुछ 1.5 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया था। पिछले 5 सालों में 1.5 करोड़ के 8.5 करोड़ हो चुके हैं, इतने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है, सो दैट दे कैन गेट पेंशन वंस दे हैव रिटायर्ड। ठीक है। सेकंड, वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया गया है, जैसे कि अटल वयो अभ्युदय योजना है, फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। थर्ड इज हेल्थ एंड गेरियाट्रिक केयर में एक नेशनल प्रोग्राम रन हो रहा है फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरलीज, है ना। तो सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम रन हो रहा है। फिर आयुष्मान भारत, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो है, उसमें आप पता ही है कि 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट मिल जाता है सारे सिटीजन ग्रुप को एज 70+ के आगे, है ना। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी है, एक सेज पोर्टल है, मतलब सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन्स, स्टार्टअप फंडिंग दिया जाता है ना। फिर सैक्रेड पोर्टल है, मतलब गवर्नमेंट काफी कुछ अभी ऑलरेडी कर रहा है। लीगल एंड पॉलिसी मेजर लिए जा रहे हैं कि भाई मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट जो है 2007 का, वो है, जिसको 2019 में अमेंड किया गया है। ठीक है। फिर हाउसिंग एंड कम्युनिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि कुछ मॉडल गाइडलाइंस फॉर रिटायरमेंट होम्स है। फिर नैतिक पतम 2025 का है, विच इज इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग गेम टू फॉस्टर फैमिली वैल्यूज। ये सब हो रहा है। फिर टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया गया, टेलीमेडिसिन है, ई संजीवनी हुआ, या एनपीएचसी का होम बेस्ड कंसल्टेशन हुआ। फिर कुछ असिस्टिव डिवाइसेस होता है, ऑनलाइन फार्मेसीज एंड स्मार्ट होम्स है, ये सब हो रहा है। अब इस सब का हमारे लिए इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है यहाँ पे सिल्वर इकोनॉमिक पोटेंशियल। इन लोगों को, जो एजेड पॉपुलेशन है, उनको आप गुड्स सर्विस टेक्निक
टेक्नोलॉजी अगर आप प्रोवाइड करते हो तो दैट कैन कंट्रीब्यूट अप टू 74,000 करोड़ इन इकोनॉमी। ये मतलब ये तो पिछले साल कंट्रीब्यूट किया, एंड ये इट इज प्रोजेक्टेड बाय 2036 की ये मल्टीफोल्ड हो जाएगा। सेकंड ये है कि जो जॉब क्रिएशन है वो हेल्थ केयर, असिस्टिव डिवाइसेस, फिनटेक, हाउसिंग, टूरिज्म, डिजिटल केयर प्लेटफॉर्म यहाँ पे बहुत अच्छे से होगा। एंड ग्लोबली ये वेल नोन फैक्ट है कि जो 45 से 64 के बीच में जो एज ग्रुप में जो लोग हैं, दे आर द वंस जो वेल्दीएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इन इस ग्रुप के पास पैसा है, एंड दीज पीपल आज सबसे वेल्दीएस्ट है। जब वो अपने एज्ड पॉपुलेशन में चले एज्ड ग्रुप में चले जाएंगे, तब दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टुवर्ड्स द economy by subscribing to the services and the goods and the technology we provide them। वे फॉरवर्ड क्या है? एक, भाई सीनियर केयर को एज अ स्पेशलाइज सेक्टर की तरह रिकॉग्नाइज कर लो। फिर जो सोशल पेंशन है, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस है या डिजिटल लिटरेसी, उसको एक्सपांड कर दो। जो एज फ्रेंडली सिटीज है या इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी है, उसको प्रमोट करो। एंड रिसर्च डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग को एनकरेज करो। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? एक, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करेगा, सोसाइटी को स्टेबिलिटी देगा। फिर SDG 3, SDG 8, SDG 10 इनको कंप्लीट करने में इंडिया को हेल्प करेगा। ये MCQ है। अगेन आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है। अब नेक्स्ट इज इंडिया अनवील्स ग्लोबल सोलर फ्लैगशिप एट इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन प्रोग्राम। आईएसए क्या था? क्विकली, आईएसए ये था जो 2015 में इंडिया ने COP 21 में इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, सो दैट हर जगह पे जो सोलर एनर्जी है उसको हार्नेस किया जा सके और ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है। मैं क्या जानना है इस आर्टिकल से कि रिसेंटली न्यू दिल्ली में 8th मीटिंग हुई असेंबली ऑफ आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कल हुआ था अक्टूबर 2205 में। इस मीटिंग में इंडिया ने दो तीन इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप सोलर इनिशिएटिव लॉन्च किया। वो क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज सनराइज। सनराइज स्टैंड्स फॉर सोलर अपसाइकलिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग, इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। पर्पस क्या है कि भाई जो सोलर वेस्ट है उसको रिसाइकल करो, अपसाइकल करो, एंड सर्कुलर इकोनॉमी सोलर सिस्टम में, सोलर वैल्यू चेन में लेकर आओ। फोकस एरिया क्या है? जो एंड ऑफ लाइफ सोलर पैनल है उनका रिसाइकलिंग करना है, उनको अपस्केल करना है, अपसाइकल करना है। क्रिएशन ऑफ ग्रीन जॉब्स, क्योंकि इसमें सोलर पैनल्स का वेस्ट मैनेजमेंट होगा, क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करेगा। थर्ड इज R&D एंड पॉलिसी इनोवेशन को सपोर्ट करो फॉर सस्टेनेबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड फ्लैगशिप इनिशिएटिव इज OSOWOG, मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। Idea is to establish a global solar energy grid, which is like जो इसमें सारे इंटरकनेक्शंस होंगे और ट्रांसनेशनल पावर एक्सचेंज। करंटली फोकस क्या है कि अभी तो फिजिबिलिटी स्टडीज चल रही है कि कितना एफिशिएंट है, कैसे किया जा सकता है, इसको स्टडी किया जा रहा है। एंड कुछ की कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें ईस्ट एशिया साउथ एशिया है, साउथ एशिया मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट यूरोप है, एंड यूरोप अफ्रीका है। ठीक है। पर्पस इज कि एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलियंस, क्रॉस बॉर्डर क्लीन पावर ट्रेड, इसको प्रमोट करो। स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस है कि इंडिया का जो लीडरशिप इन द रीजनल एनर्जी डिप्लोमेसी है एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन है, उसको स्ट्रेंथन कर देता है। थर्ड इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड ISA एकेडमी। जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ सिलिकॉन वैली फॉर सोलर, एंड दैट विल बी प्लेस्ड इन इंडिया। It will be built on the hub and spoke
STAR-C मतलब सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस रिसोर्स सेंटर मॉडल। ठीक है। सो इस टोटल इनिशिएटिव से कुछ की थीम्स दिखाई दिए, कुछ की मैसेजेस दिए गए। मैसेज ये था कि मेजर द प्रोग्रेस इन लाइव्स, नॉट मेगावाट्स। ठीक है। सेकंड वाज emphasis has to be on the inclusivity, कि जो बेनिफिट्स है दे शुड रीच women, farmers, रूरल कम्युनिटीज एंड स्मॉल आइलैंड्स। थर्ड इज जो शिफ्ट है दैट शुड बी फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स टू द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आउटकम्स by linking solar adoption to the livelihoods, gender equity and resilience। ठीक है। अब इसमें ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मूव था ये, क्योंकि इसने इंडिया का सॉफ्ट पावर को रीइंफोर्स कर दिया है, क्लाइमेट लीडरशिप को रीइंफोर्स कर दिया है, स्पेशली COP30 जो आने वाला है उसके पहले, बेलेम ब्राजील में जो होने वाला है उसके पहले। देन इट हैज पोजीशन इंडिया एज द इनोवेशन एंड ट्रेनिंग हब, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ सोलर। इट ऑल्सो strengthens साउथ साउथ cooperation, especially with states and developing economies. It aligns with India's lifestyle for environment movement and mission life goals for sustainable consumption। ये MCQ है, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व इट। इसका आंसर जो इसके जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, एलिमिनेशन टेक्निक से इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट आर्टिकल जिसमें एक ही पॉइंट है जो बहुत क्रिटिकल है, वो ये है कि जो 2025 का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, UNFCCC, उसका सिंथेसिस रिपोर्ट रिलीज हुआ अहेड ऑफ द 30th COP इन बेलेम ब्राजील। इसने एक लैंडमार्क फाइंडिंग दिया है। उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ये लैंडमार्क फाइंडिंग आया है जिसमें दे हैव मेंशन्ड कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है फाइनली बिगिनिंग टू डिक्लाइन। दैट इज इट हैज मार्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम जेन्युइन साइन ऑफ बेंडिंग द कर्व डाउनवर्ड्स सिंस द पेरिस एग्रीमेंट 2015, आज से 10 साल पहले ये पहली बार देखा गया। लेकिन जो डिक्लाइन जो है दैट इज स्टिल इनसफिशिएंट टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है। ये इतना ही इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल्स आप चाहो तो PDF से पढ़ सकते हो, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री किसी रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि ये कम हुआ है। ऑल राइट, विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो।